हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट यूजरेफ हुक। वो क्या होता है, कैसे यूज होता है, कैसे हम इसमें ऐड कर सकते हैं हमारी रिएक्ट ऐप में, एंड उसको कब यूज करना चाहिए। वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। फॉर दैट हमें एक प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक मैंने छोटी सी रिएक्ट ऐप क्रिएट करके रखी है। यहाँ पे मेरे पास एक इनपुट फील्ड है एंड एक h3 टैग है। ओके, मैंने यहाँ पे एक स्टेट क्रिएट किया है, उसकी वैल्यू असाइन की है इस इनपुट फील्ड में, एंड यहाँ पे हैंडल चेंज में मैं उसको अपडेट कर रही हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक यूज इफेक्ट ऐड करते हैं पहले समझने के लिए। यूज इफेक्ट, एंड यहाँ पे हम कंसोल में एक ऐड कर देंगे स्ट्रिंग जो हमारी कंसोल में प्रिंट होगी, रेंडर। सेव, एंड हम अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ तो यहाँ पे सी रेंडर हो रहा है उतनी बार, मतलब जब जब मेरा स्टेट अपडेट हो रहा है, मतलब मेरी ये इनपुट स्टेट अपडेट हो रही है, तब तक मेरा ये कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है और ये यूज इफेक्ट कॉल हो रही है। ठीक है, तो अभी तो हमने ये कंसोल करवाया है, बट लेट से यहाँ पे सेट स्टेट हो रहा है, मतलब कोई दूसरा स्टेट अपडेट हो रहा है या एपीआई कॉल होके वो दूसरा स्टेट में एपीआई का डेटा अपडेट हो रहा है। तो उसके लिए हम लेते हैं एक दूसरा स्टेट समझने के लिए, काउंट एंड सेंट काउंट। यूज स्टेट, इनिशियल वैल्यू देंगे 0 दे दी। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको अपडेट करवाएंगे। सेट काउंट, काउंट प्लस 1, एंड वो काउंट को हम यहाँ पे रेंडर करवा देंगे। काउंट डन, सेव करेंगे। अभी वापस जाएंगे एंड सी, ये पूरा इन्फाइनाइट लूप में चला गया, मतलब बार बार रिकॉल हो रहा है एंड इन्फाइनाइट लूप में चला जाता है। तो इसको पहले हम कमेंट कर देते हैं, सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश, तो ये स्टॉप हो गया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है, अभी हम सबको पता है कि जब भी हमारा स्टेट अपडेट होता है तो हमारा पूरा कंपोनेंट री रेंडर होता है। तो ये हमारा सेट काउंट एक इटसेल्फ स्टेट है, तो वो अपडेट होगा तब री रेंडर होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट बार यूज इफेक्ट में आया, सेट काउंट हुआ, तो वो सेट स्टेट हुआ, तो फिर से ये कंपोनेंट री रेंडर हुआ, फिर से यूज इफेक्ट कॉल हुआ, फिर उस टाइम पे यूज इफेक्ट कॉल हुआ तो फिर से हमारा सेट स्टेट हो गया, मतलब स्टेट अपडेट हो गया। तो ऐसे लूप चलता ही जाएगा कि एक बार स्टेट अपडेट हुआ, फिर से कॉल हुआ कंपोनेंट, तो यूज इफेक्ट कॉल हुई, फिर यूज इफेक्ट में सेट स्टेट हुआ, मतलब स्टेट अपडेट हुआ, तो फिर से कॉल हुआ। तो ऐसे पूरी लूप घूमती रहेगी और ये इसकी वजह से ये इन्फिनाइट लूप में चला गया। तो अभी इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी मैं आपको ये सेम चीज रेफरेंस से, यूज रेफ से करके दिखा देती हूँ, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। बेसिकली यूज रेफ में क्या होता है कि हम स्टेट में डेटा, जैसे स्टेट में डेटा स्टोर करते हैं वैसे डेटा स्टोर कर सकते हैं एंड उसको अपडेट भी कर सकते हैं, बट वो री रेंडर कॉज नहीं करता है। तो लेट मी शो यू, हम यहाँ पे ले लेते हैं काउंट रेफ, उसको दे देते हैं यूज रेफ, फिर इसकी इनिशियल वैल्यू देते थे 0, ठीक है, और उसको हम यहाँ पे अपडेट करवाते हैं रेदर देन स्टेट। उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा काउंट रेफ डॉट करंट, करंट मीन्स करंट वैल्यू ऑफ रेफ, यूज रेफ। देन उसको हम सेम चीज को अपडेट करवाएंगे बाय +1, तो हमने कर दिया 1, ठीक है, और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ काउंट हम प्रिंट करवाएंगे काउंट रेफ डॉट करंट। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे वर्क करेगा। हमारी 0 वैल्यू आ गई इनिशियल, अभी मैं यहाँ पे लिखूंगी वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू बढ़ रही है 1 by 1। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ये प्रीवियस वैल्यू लेता है। जब हम कुछ भी, लेट से डिपेंडेंसी है कि मुझे अब अपडेट करना है, तो वो प्रीवियस की वैल्यू अपडेट करेगा, यूज रेफरेंस। वो कैसे, मैं आपको दिखा देती हूँ। हम करेंगे यहाँ पे एक, ये सबको इसको कमेंट कर देते हैं। मैं यहाँ पे एक दूसरा रेफरेंस लूंगी, प्रीवियस स्टेट, उसको भी दे दूंगी यूज रेफ, एंड उसको हम देंगे स्ट्रिंग वैल्यू, क्योंकि हमें देखनी है कि क्या वैल्यूज उसमें ऐड होती है। तो हम ये इनपुट का यूज करेंगे, जो इनपुट में वैल्यू एंटर करेंगे उसको ही रेफ में स्टोर करवा देंगे। ओके, तो यहाँ पे यूज इफेक्ट में हम करेंगे प्रीवियस स्टेट, सॉरी, स्टेट डॉट करंट इक्वल टू
हमारी जो इनपुट की वैल्यू है, जो हम टाइप कर रहे हैं इनपुट फील्ड में, हम देखेंगे कि वो कैसे लेता है रेफरेंस, ठीक है। और ये वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। सेव करते हैं, जाते हैं बैक। अभी यहाँ पे वैल्यू ब्लैंक है क्योंकि हमारी इनिशियल वैल्यू ब्लैंक है। मैंने टाइप किया h, यहाँ पे आया कुछ नहीं आया क्योंकि h के पहले की वैल्यू क्या थी, ब्लैंक स्ट्रिंग थी, इसलिए नहीं आया। अभी मैं दूसरा करूंगी z, आया h क्योंकि अभी की वैल्यू है z एंड प्रीवियस वैल्यू थी h। तो मैं एक दूसरा करती हूँ t, तो अभी पहले की वैल्यू एच जी थी, टी करंट वैल्यू है तो वो नहीं आएगा। तो वो ये थोड़ी प्रीवियस वैल्यूज लेता है, करंट वैल्यू वो अपडेट नहीं करता है, तो वो पूरा रीरेंडर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये रेफरेंस यूज होता है, ये प्रिवेंट करने के लिए कि पूरा इन्फिनाइट लूप में मतलब स्टेट जो इटसेल्फ हमारे रेंडरिंग के टाइम पे अपडेट होता रहता है। तो इसके लिए ये प्रिवेंट करता है कि इसमें री रेंडर कॉज नहीं होता है। अपडेट कर सकते हैं डेटा बट री रेंडर कॉज नहीं होता है। एंड एक और यूजफ की मदद से हम डोम के एलिमेंट को गेट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू गेट कर सकते हैं। तो जैसे कि लेट मी हियर क्रिएट वन इनपुट रेफ, यूज रेफ, ओके। यहाँ पे हम कंसोल, हम इंस्टेड ऑफ दिस हम यहाँ करेंगे क्रिएट हैंडल सबमिट, एंड यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस हम क्रिएट करेंगे बटन क्लिक, इसकी ऑन क्लिक पे हम कॉल करवाएंगे हैंडल सबमिट, एंड यहाँ पे हम कंसोल करवाएंगे। ओके, बिफोर दैट यहाँ पे हम रेफरेंस देंगे इनपुट रेफ का, एंड ये हम हटा देंगे वैल्यू एंड हैंडल चेंज, ओके। एंड यहाँ पे हम कंसोल करवाते हैं इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू, ठीक है। तो ये विदाउट स्टेट वी कैन गेट डोम एलिमेंट वैल्यू लाइक दिस। यहाँ पे इंस्पेक्ट में हम देख सकते हैं, हेलो एंड सबमिट, हियर वी गॉट हेलो। अगर मैं कुछ वैल्यू चेंज करूं तो यहाँ पे मुझे दूसरी मिल गई वैल्यू, हाय, सी, गॉट इट। तो ऐसे हम रेफरेंस का यूज रेफ का यूज करके हमें यहाँ पे वैल्यू मिल सकती है हमारी इनपुट फील्ड यानी कि डोम एलिमेंट की। तो यही यूज है यूज रेफ का। सो आई होप आप सबको क्लियर होगा कि हम कब यूज कर सकते हैं, कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। सो अगर आपको कुछ भी डाउट है देन लेट मी नो। सो नेक्स्ट हुक है यूज मेमो। अब हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कहाँ पे हमें यूज करना चाहिए, जो मेन उसका पर्पस है। तो वो हमारी रिएक्ट ऐप को ज़्यादा मोर एफिशिएंट बनाता है। सो वो कैसे? सो लेट्स से कि जावास्क्रिप्ट में हमारे मेमोराइजेशन आता है, राइट। उसमें क्या होता है कि अगर कोई एक फंक्शन है जिसमें मैं सेम आर्ग्यूमेंट रिपीटेडली पास करती हूँ, तो रेदर देन एग्जीक्यूटिंग द सेम फंक्शन एवरी टाइम, मतलब अगर मैंने सेम आर्ग्यूमेंट बार बार पास की तो वो उसको हर बार एग्जीक्यूट करने के अलावा वो फर्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूट हुआ पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट के साथ वो स्टोर करके रखेगा मेमोरी में। एंड अगेन मैंने वो सेम आर्ग्यूमेंट्स पास की तो वो मेमोरी में से गेट करके वो रिजल्ट देगा, नहीं कि पूरा एग्जीक्यूट करेगा। तो इसीलिए मेमोराइजेशन यूज होता है कि हम उसका एग्जीक्यूशन का टाइम सेव कर सकते हैं, ओके। तो इसी के लिए मेमोराइजेशन यूज होता है। तो सेम यूज मेमो में वही है। तो यूज मेमो में क्या होता है कि हमने स्टेट एंड प्रॉप्स यूज किए होते हैं, राइट, कंपोनेंट में। तो कई बार क्यों क्या होता है कि उसकी वजह से हमारा कंपोनेंट री रेंडर होता है, जबकि हमें वो कंपोनेंट को उस टाइम पे री रेंडर करने की जरूरत नहीं है, बट हम चाहते नहीं है कि वो री रेंडर हो, बट वो री रेंडर हो रहा है। अभी ये कैसे होता है वो हम प्रैक्टिकल से देखेंगे। सो लेट्स ट्राई। यहाँ पे मैंने एक सैम्पल क्रिएट करके रखा है वीट प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल करेंगे। फर्स्ट मैं ऐड करूंगी दो स्टेट, कॉन्स्ट इंक्रीमेंट सेट इंक्रीमेंट यूज स्टेट, और इसकी वैल्यू दे देंगे 0।
सेकंड लेंगे हम डिक्रीमेंट, इसकी हम वैल्यू ले लेंगे इनिशियल 100। ठीक है, अभी हम यहाँ पे दो बटन्स बनाएंगे। फर्स्ट होगा जो हमारी इंक्रीमेंट को इंक्रीमेंट करता रहेगा, मतलब 0 1 ऐसे, एंड जो सेकंड है वो उसको डिक्रीमेंट करता रहेगा 100 में से। नाउ यहाँ पे मैं दे देती हूँ इंक्रीमेंट, नेक्स्ट बटन है डिक्रीमेंट। यहाँ पे ऑन क्लिक दे देते हैं डिक्रीमेंट का, यहाँ पे ईच बटन के साथ उसकी वैल्यू भी हम दे देते हैं, पी टेक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंस्टेड ऑफ दिस हम यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करेंगे, सेट इंक्रीमेंट +1। यहाँ पे भी हम फंक्शन रेदर देन क्रिएटिंग फंक्शन हम यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर देते हैं, सेट डिक्रीमेंट -1। अभी हम देख लेते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। अगर आई एम डूइंग इंक्रीमेंट तो इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट भी हो रहा है। नाउ यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, डिवीजन, इसमें हम डिक्रीमेंट का 2 से डिवीजन करेंगे, डिवीजन। यहाँ पे हम करेंगे रिटर्न डिक्रीमेंट डिवाइडेड बाय 2। ओके, एंड नाउ इसको यहाँ पे HT टैग में डिवीजन को कॉल कर देंगे, डिवीजन, डन, सेव। नाउ अभी हम इंक्रीमेंट कॉल कर रहे हैं एंड डिक्रीमेंट हो रहा है, राइट। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिक्रीमेंट में से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा ये डिवीजन सिर्फ डिक्रीमेंट से रिलेटेड है, उसके साथ ही कनेक्टेड है। इंक्रीमेंट के साथ तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है, बट फिर भी हम जब इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो ये कॉल हो रहा होगा। तो मैं आपको वो दिखाती हूँ कि कैसे। यहाँ पे लेट मी ऐड कंसोल। अभी हम जाते हैं कंसोल में, रिफ्रेश करते हैं, डिक्रीमेंट पे कॉल हो रहा है। चलो ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिक्रीमेंट यूज किया है, तो जब ये अपडेट होगा तो ये कॉल होगा। अभी हम क्लिक करेंगे इंक्रीमेंट पे, सो देखना आप इंक्रीमेंट पे क्यों कॉल हो रहा है, हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट तो यूज नहीं किया है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे यूज मेमो यूज करना चाहिए, क्योंकि ये अनवांटेडली री-रेंडर हो रहा है कंपोनेंट, जबकि हमें इंक्रीमेंट के अपडेट पे रेंडर नहीं करवाना है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे यूज मेमो। मैं आपको दिखाती हूँ, const division equals to use memo। नाउ हम यहाँ पे यूज करेंगे डिक्रीमेंट एंड ये ऐड कर देंगे यहाँ पे, we will remove this। अभी हमने यहाँ पे कॉन्स्ट डिवीजन लिया, तो हमें ये फंक्शन कॉल करने की यहाँ पे जरूरत नहीं, जस्ट हम डिवीजन लिख सकते हैं क्योंकि इट्स अ वेरिएबल, उसके अंदर हमने यूज मेमो कॉल किया। सेव एंड वापस जाएंगे। नाउ अभी मैं कर रही हूँ डिक्रीमेंट, तो कॉल हो रहा है, फाइन। नाउ आई विल डू इंक्रीमेंट, कॉल हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ पर डिपेंडेंसी ऐड कर दी यूज मेमो के साथ कि भाई जब हमारा डिक्रीमेंट ही अपडेट हो ना तभी इसको कॉल करना है, अदरवाइज मत री-रेंडर करना। तो इसीलिए जब डिक्रीमेंट होगा तभी ये कंपोनेंट री-रेंडर होगा एंड ये कॉल होगा डिवीजन। अगर ये इंक्रीमेंट कॉल होगा तो नहीं होगा, तो इसीलिए यूज मेमो से हम सेव कर सकते हैं, हमारी जो प्रोसेस का टाइम हो वो एफिशिएंट बना सकते हैं, क्योंकि अनवांटेड री-रेंडर तो हमें करना ही नहीं है, तो हमारी एप्लीकेशन पे लोड आएगा ना अगर अनवांटेडली वो पूरा री-रेंडर होगा। सो ऐसे हम यूज मेमो को यूज कर सकते हैं टू मेक अवर ऐप मोर एफिशिएंट। सो या
यस, सो नेक्स्ट है यूज कॉल बैक हुक। सो क्या डिफरेंस है यूज कॉल बैक एंड यूज मेमो में? दोनों सेम ही है मेमोराइज के रिलेटेड, बट यूज मेमो क्या करता है, मेमोराइज्ड डेटा मतलब वेरिएबल रिटर्न करता है, यूज कॉल बैक एक मेमोराइज फंक्शन रिटर्न करते हैं। वो कैसे, वो हम प्रैक्टिकल में देखेंगे, बट यही मेनली डिफरेंस है, बाकी तो वो मेमोराइज के लिए यूज होता है। तो अभी हम देखते हैं प्रैक्टिकल में कि कब यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक ऐप कंपोनेंट है जिसमें मेरा एक इंक्रीमेंट स्टेट है, एक फंक्शन है हैंडल चेंज जो कुछ कर रहा है, अभी के लिए मैंने सिर्फ कंसोल रखा है उसमें। देन हमारे पास एक बटन है जो इंक्रीमेंट को अपडेट करता है, एंड एक चाइल्ड कंपोनेंट है जिसमें हमने प्रॉप पास किया है हैंडल चेंज इवेंट। मतलब बेसिकली हमने ये क्यों पास किया, लेट से कि कोई हमारी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है तो उसका स्टेट यहाँ पे है, बट हमें कॉल करना है वो दूसरे कंपोनेंट में, तो यहाँ से हम प्रॉप्स पास करके कॉल कर सकते हैं दूसरे कंपोनेंट से। तो मैंने ये हैंडल चेंज यहाँ पे कॉल करवाया, ये मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है जो मेमो के अंदर है, मतलब ये री रेंडर नहीं होना चाहिए, वो ऑलरेडी मेमो के अंदर ऐड किया हुआ है मेमोराइज के अंदर, तो ये री रेंडर कॉज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने कंसोल करवाया तो हमें पता चल जाएगा कि री रेंडर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अभी हम जाएंगे यहाँ पे, नाउ ओपन इंस्पेक्ट कंसोल। ठीक है, अभी अगर हम यहाँ पे देखें, चाइल्ड इज गेटिंग री रेंडर, तो ये फर्स्ट टाइम तो री रेंडर है, इट्स फाइन, क्योंकि ये जब कंपोनेंट रेंडर होता है तो ये कॉल होगा क्योंकि चाइल्ड कंपोनेंट उसके अंदर है, तो इट्स फाइन, पहली बार हो रहा है। बट व्हेन आई एम क्लिकिंग ऑन इंक्रीमेंट, तो ये चाइल्ड कंपोनेंट का इंक्रीमेंट के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। सी, यहाँ पे हमने कोई डिपेंडेंसी नहीं दी, इंक्रीमेंट को यूज नहीं किया, तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है चाइल्ड कंपोनेंट का इंक्रीमेंट के साथ, बट फिर भी वो उसके अपडेट पे कॉल हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट बार बार री रेंडर क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो स्टेट होता है कंपोनेंट का, जब वो चेंज होता है तो री रेंडर कॉज करता है कंपोनेंट का, राइट? और हमारा फंक्शन कहाँ है? हमारे कंपोनेंट में। तो जब ये इंक्रीमेंट अपडेट होगा तो हैंडल चेंज भी कॉल होगा, जो होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने कोई चेंजेस तो किए नहीं, हैंडल चेंज कॉल नहीं किया कंपोनेंट में से, चाइल्ड में से। तो उसके लिए हम यूज करते हैं यूज कॉल बैक, कि जहाँ पे हमें फंक्शन को डिपेंडेंसी दे सके कि ये फंक्शन कब कॉल होना चाहिए। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे हैंडल चेंज यूज कॉल बैक, फिर उसके अंदर हम जो कोड हम यहाँ पे लिखे हैं हैंडल चेंज वो हम ऐड कर देंगे यहाँ, रिमूव दिस। ठीक है, एंड यहाँ पे हम डिपेंडेंसी देंगे ब्लैंक एरे की, अभी हमारे पास कोई डिपेंडेंसी है नहीं स्पेसिफिक, तो हम नहीं देंगे। रिफ्रेश किया, फर्स्ट टाइम कॉल हुआ, इट्स फाइन। नाउ सी, हमारा कॉल नहीं हो रहा क्योंकि हमने ब्लैंक डिपेंडेंसी दी कि अभी हमारी डिपेंडेंसी कोई है नहीं तो ये फंक्शन को कॉल मत करो। अगर मुझे डिपेंडेंसी देनी है तो लेट्स से मैं दे रही हूँ इंक्रीमेंट की, तो हम सेव करेंगे एंड रिफ्रेश करेंगे, फर्स्ट टाइम इट्स फाइन, इंक्रीमेंट सी आ रहा है री रेंडर, क्योंकि हमने डिपेंडेंसी दी कि भाई इंक्रीमेंट जब अपडेट हो रहा है तो फंक्शन को भी कॉल करो। बट अगर हमारी यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो वो जब तक ये कॉल नहीं होगा तब तक वो ये फंक्शन रन नहीं, एग्जीक्यूट चाइल्ड कंपोनेंट नहीं होगा, मतलब ये फंक्शन चाइल्ड कंपोनेंट में कॉल नहीं होगा हैंडल चेंज, तब तक ये री रेंडर नहीं होगा। तो ऐसे हम डिपेंडेंसी दे के सेव कर सकते हैं हमारी परफॉर्मेंस, जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है। तो यहाँ पे तो हमने मेमो यूज किया था, बट फिर भी हमें यूज कॉल बैक यूज करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे फंक्शन हम यूज कर रहे थे एज अ प्रॉप्स इन चाइल्ड कंपोनेंट, जो री रेंडर कॉज कर रहा था। अभी इंक्रीमेंट तो अपडेट हो रहा है, बट ये डिपेंडेंसी इसकी ब्लैंक है कि भाई इसको अपडेट मत कर, री रेंडर मत करवाना फंक्शन कॉल करके, तो इसीलिए री रेंडर नहीं हो रहा है। तो यही मेन डिफरेंस है यूज मेमो एंड यूज कॉल बैक में, कि ये फंक्शन पे है कि ये फंक्शन मेमोराइज रिटर्न करता है। ठीक है, आई होप आप सबको पता चल गया हो कि क्या डिफरेंस है दोनों में। सो नेक्स्ट है रिएक्ट कस्टम हुक्स, वो कब यूज होता है? तो हमने, अगर आपको याद हो, कंपोनेंट रीयूजेबिलिटी में हमने कंपोनेंट क्रिएट किया एंड उसको मल्टीपल टाइम्स यूज किया था। जैसे हमने बटन क्रिएट किया था, तो बटन तो सब जगह पे सेम है, बट उसके कलर एंड टाइटल चेंज हो रहा है। तो रेदर देन क्रिएटिंग मल्टीपल बटन्स, हमने कंपोनेंट क्रिएट कर दिया और उसको प्रॉप्स पास करके वो सेम जगह सेम कंपोनेंट हर जगह पे यूज कर दिया, तो उससे हमारा काफी कोड कम हो गया, राइट? तो ये सेम कस्टम हुक्स वैसे ही वर्क करता है कि लेट्स से कि हमें कोई एपीआई कॉल करनी है, ठीक है?
हमें APIs कॉल करनी है जो है मल्टीपल। अगर आपको APIs ट्राई करनी है टेस्ट, तो आप जा सकते हो dummyjson.com पे। तो यहाँ पे आपको सारी डमी APIs मिल जाएंगी जो हम यूज़ करने वाले हैं अभी। सो लेट्स से कि हमारी ऐप में हमें प्रोडक्ट्स, यूज़र एंड पोस्ट, ये 3 APIs कॉल करनी है। तो ये मल्टीपल APIs हो गई। तो अभी पहले मैं आपको बताती हूँ कि रिएक्ट कस्टम के हुक से पहले अगर हमें API कॉल करनी है विदाउट कस्टम हुक्स, तो वो कैसे कॉल होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टेट ले लेते हैं, सेट डेटा इक्वल टू योर स्टेट इन ब्लैंक एरे। अभी अगर हमें API कॉल करनी है तो हम कब कॉल करेंगे, कंपोनेंट जब लोड होगा तब, रेंडर होगा तब। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम API कॉल करेंगे exes.get। हमें उसके लिए पहले एक्सीएस इंस्टॉल करना पड़ेगा। हम जाएंगे यहाँ, लेट्स इंस्टॉल npm एक्सीएस। ओके, इंस्टॉल हो गया। तो अभी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं देन exes.get। यहाँ पे हम API ऐड करेंगे, ये वाली। बस हम रिमूव कर देंगे 1 क्योंकि हमें सारे प्रोडक्ट्स चाहिए। डन। यहाँ पे हम देन रिस्पॉन्स, यहाँ पे हम कॉल कर देंगे रिस्पॉन्स, कंसोल कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा। देन अभी हम देखते हैं कि क्या आ रहा है। इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल में जाएंगे, हमें मिल गया डेटा प्रोडक्ट्स का। तो हम रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट प्रोडक्ट्स करेंगे तो हमें पूरा एरे ही मिल जाएगा। देन मिल गया यहाँ पे एरे। तो अभी हम इसको स्टोर कर देंगे सेट डेटा में। ये स्टोर कर दिया, ठीक है। तो देन हम ये डेटा को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अभी लेट्स से ये तो एक ही API कॉल हुआ, अगर हमें मल्टीपल APIs कॉल करनी है, जैसे हम ये एग्जांपल में देखने वाले हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, ये सेम कोड रिपीट करना पड़ेगा हर जगह पे जहाँ जहाँ API कॉल करनी है। तो हम ये कोड रिपीटेडली लिखेंगे कि भाई ये API कॉल करना है, देन सेट स्टेट करना है, जितनी जगह पे भी API कॉल का डेटा चाहिए। तो रेदर देन रिपीटिंग कोड, हम क्या करेंगे कि हुक क्रिएट करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। पहले हम एक फोल्डर बना लेंगे हुक्स करके। तो ये क्या, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि भाई ये हुक्स है, ये एसेट्स है, ये कंपोनेंट्स है। तो उसके अंदर हम क्रिएट करेंगे यूज फैच, क्योंकि हम फैच कर रहे हैं, ठीक है, JSX। फिर यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट और रिएक्ट, एंड यहाँ पे हम एक क्रिएट करेंगे यूज फैच फंक्शन हुक कंपोनेंट। ओके, हम यहाँ पे एक यूज स्टेट करते हैं, डेटा जो हम रिटर्न करेंगे इस हुक में से, तो हमें वहां पे डेटा डायरेक्टली मिल सकता है ब्लैंक। एंड यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे ये डेटा, ठीक है। ये हमारा हो गया बेसिक हुक यूज फैच। अभी हमें ये कोड ऐड करना है यहाँ पे जो हमारा एक्सीएस वाला है। ओके, एंड हम यहाँ से ये डेटा रिमूव कर देंगे। ओके, तो हमारा ये सिंपल हो गया विदाउट API। एंड ये हम कोड ऐड कर देंगे यहाँ पे, यहाँ यूज इफेक्ट ऐड कर देंगे। एंड रेदर देन हियर यूजिंग कस्टम मीन्स स्टैटिक API, हम यहाँ पे ऐड कर देंगे URL। अभी मैंने ये URL यहाँ पे ऐड क्यों किया, क्योंकि लेट्स से ये तो सिर्फ प्रोडक्ट्स की API, हमें मल्टीपल अलग अलग API कॉल करनी है, जैसे कि प्रोडक्ट्स की API करनी है, देन यूजर्स की करनी है, पोस्ट की करनी है। तो हम यहाँ पे API पास कर सकते हैं एंड यहाँ पे वो डायनेमिकली यूज कर सकते हैं। तो हम ये स्टैटिक यहाँ से हटा देंगे
एंड हम यहाँ पे URL लिख देंगे। तो हम जब भी ये हुक कॉल करेंगे एंड पास करेंगे URL, तो वही API कॉल यहाँ पे होगी। अभी हम यहाँ पे सेट डेटा कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा कस्टम हुक रेडी। हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्सपोर्ट। तो ये हमारा रेडी है सिंपल हुक्स। अभी हमें ये यूज करना है। हम इसको सेव करेंगे। हम जाएंगे वापस app.jsx में। यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे इसको। यूज फैच हो गया इंपोर्ट। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट डेटा जो हमने वहां से रिटर्न करवाया, यूज फैच, एंड यहाँ पे हम पास करेंगे URL जो हो गई हमारी ये वाली। तो हमने वहां पे स्टैटिक कॉल करवाई थी, बट अभी तो हमने वहां पे डायनेमिक URL यूज किया है प्रॉप्स। तो हम यहाँ पे ये पास कर देंगे। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, मल्टीपल कॉल करते हैं। डेटा डेटा हम इसको दे देते हैं प्रोडक्ट्स। इसको हम दे देते हैं यूजर्स। यहाँ पे यूजर्स। अभी हम इन दोनों को कंसोल करवाते हैं। प्रोडक्ट्स एंड यूजर्स। ठीक है, बट यहाँ पे हमें ये निकालना पड़ेगा क्योंकि यूजर्स में तो वो सेम नहीं होगा ना, राइट। प्रोडक्ट्स में सिर्फ वो डॉट प्रोडक्ट्स होगा, यूजर में वो डॉट यूजर्स हो गया। तो हम जाएंगे कंसोल में। ओके ओके, हमने यहाँ पे XCS डिफाइन नहीं किया क्योंकि हमने पहले यहाँ पे यूज किया था। तो हम यहाँ से हटा के यहाँ पे यूज कर लेंगे। सेव कर लेंगे, ये भी सेव कर लेंगे एंड जाएंगे बैक, रिफ्रेश, डेटा में जाएंगे, राइट। हमें प्रोडक्ट्स मिल गया एंड यूजर्स भी मिल गए। दोनों API कॉल होगी। ये हमारे हैं प्रोडक्ट्स एंड ये हमारे यूजर्स। तो मतलब ये दोनों API हमारी कॉल हो रही है। तो सी, हम APIs का कॉल कर रहे हैं मल्टीपल, दो अलग अलग, बट हमारा फंक्शन, हमारा हुक है एक ही। तो मतलब हमें ये कोड रिपीटेडली लिखने की जरूरत नहीं है डेटा गेट करने के लिए। हमने एक बार लिखा एंड मल्टीपल डेटा गेट कर दिया। तो हो गया ये। एक हुक की हेल्प से हमारा बहुत सारा कोड सेव हो गया। सो आई होप आप सबको भी पता चल गया होगा ये डिफरेंट डिफरेंट हुक्स के बारे में कि कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग।